मैं डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटपुतली। आज हम राष्ट्रीय आंदोलन की विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं और उनके ट्रेंड्स पर बात करेंगे। प्रिय छात्रों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसकी विविध प्रकार की सैद्धांतिक भूमिकाएं रही है। इसके मुख्यतः 3 चरण माने जाते हैं। पहला चरण जो है 1885 से 1905, जो 20 वर्ष का चरण है, वो उदारवादी आंदोलन के रूप में माना जाता है। और दूसरा जो चरण है 1906 से लेकर के 1919 उग्रवादी आंदोलन के रूप में माना जाता है। और तीसरा चरण जो है 1920 से 1945 तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला गांधीवादी आंदोलन माना जाता है। गांधी युग या गांधीवादी अहिंसात्मक आंदोलन के रूप में माना जाता है। मेजर ट्रेंड्स और आइडियोलॉजी की जब हम बात करें इन नेशनल मूवमेंट में, तो यहाँ उदारवादियों की जो सबसे बड़ी बात है वो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से आरंभ होती है और उनकी जो बुनियादी मांग है वो स्वराज्य की नहीं रही है। उन्होंने हमेशा भारत के विकास की बात की है, स्वराज्य की बात नहीं की। और विकास में भी वो ये कहते हैं कि जो उदारवादी हैं, हमारी जो विचारधारा है उस विचारधारा और कार्य के जो क्रम हैं, पद्धतियां हैं, उनके आधार पर उन्हें उदारवादी या नरमपंथी कहा जाता है। और इसमें मुख्यतः जो नरमपंथी है, जैसे महादेव गोविंद रानाडे हैं, उनका कहना है कि ब्रिटिश शासन ईश्वरीय सुयोग्य था भारत के लिए, जिसने विपुल भौतिक समृद्धि और नैतिक पूर्णता की ओर भारत को अग्रसर करने में योगदान दिया है और देगा। ऐसे ही दादा भाई नौरोजी का कहना था कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी शोषण की हम आलोचना करते हैं, उनकी कमियों को हम बताते हैं, परंतु लोकतांत्रिक संस्थाओं में हमारी गहन आस्था है और ब्रिटेन के लोग अगर ईमानदारी से ब्रिटिश सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें तो भारत और ब्रिटेन दोनों का हित इसमें निहित है। सच्चे अर्थ में ब्रिटिश स्वरूप के अनुसार शासन किया जाना लाभप्रद हो सकता है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का कहना था कि ब्रिटिश शासन के आधार को अधिक विस्तृत किया जाए और उसकी भावना को उदार और उसके स्वभाव को उदात्त बनाया जाना चाहिए। उदारवादियों का जो लक्ष्य है वो समाज में सुधार लाना था, भारत का आधुनिकरण और आधुनिक समाज का निर्माण करना था। सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें भारतीयों को प्रवेश देना था, भारतीयों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश के साथ उनकी सहभागिता अदा करनी थी और विधानमंडल का विस्तार करवाने की उनकी आइडियोलॉजी थी। और इस जो विचारधारा थी, इस विचारधारा के लिए एक और सामाजिक उन्नति की जब हम बात करें तो उसमें भारत में बहुत सारी जो चीज़ें थी जो इस उन्नति के मार्ग में बाधाएं थी, उन्हें दूर करने की बात करते हैं। वे कहते हैं जैसे अशिक्षा है, जात पात है, महिलाओं की दीनहीन स्थिति है, जातीय समता पर उन्होंने बल दिया, जिससे कि आधुनिक भारत का निर्माण, सामाजिक भारत का निर्माण हो सके। दूसरी ओर वो प्रशासन की जो संबंधी महत्वपूर्ण विचार हैं उसमें वो कहते हैं कि भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिले, चाहे वो विधानसभाओं में मिले, प्रांतीय सभाओं में मिले, चाहे वो नौकरियों में मिले, अर्थात नागरिकों को एक और शासन में सहभागिता प्राप्त होनी चाहिए, दूसरी ओर नागरिक स्वतंत्रताएं जैसे प्रेस है उसका विकास होना चाहिए, निवारक निरोध अधिनियम समाप्त होना चाहिए, प्रांतों में न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि प्रांतों में न्यायालय जब स्थापित होगा तभी विकास होगा, न्याय की प्राप्ति होगी। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के लिए वो कहते हैं कि भारत का औद्योगिकरण होना चाहिए, आयात और निर्यात की जो वस्तुएं हैं उनमें भारतीय वस्तुओं को संरक्षण मिलना चाहिए। भारत से धन के निष्कासन पर उन्होंने चिंता जताई और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी में लिखी, रमेश दत्ता ने लिखा। और उन्होंने ये कहा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के घातक परिणामों की समीक्षा इन पुस्तकों में की गई है और ये बताया गया है कि भारत का धन विदेशों में किस प्रकार खिंचकर गया और भारत क्यों गरीब हुआ और इस कारण से भारत में अकाल और दुर्भिक्ष पड़ने लगे। उदारवादियों ने कर और लगान की नीतियों में सुधार के लिए भी मांग की और कहा कि देश में सहकारी बैंकों की स्थापना की जानी चाहिए। ब्रिटिश राज में जो हम लोग हैं उनके विकास के लिए, जनता के हित के लिए काम किया जाना चाहिए। अर्थात ब्रिटिश राज की जो बुराइयां हैं उनको उन्होंने प्रचारित किया और जनता को आह्वान किया और बताया।
जनता का पिछड़ापन है, जनता की अज्ञानता है, जनता में अंधविश्वास है, उन सबको दूर करने के लिए सार्वजनिक चेतना का कार्य किया। देश के आधुनिक विकास की जो कमी है उस कमी को आधुनिक राष्ट्र बनाने में योगदान दिया। नौकरशाही के शासन की कमियों को उन्होंने बताया और इतना ही नहीं किया, उनकी जो पद्धति थी, इन कार्य करने की शैली थी, वो कार्य करने की शैली जो है उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों को निष्पक्षता और न्यायप्रियता से कार्य करना चाहिए, हमें भी उनमें उनकी न्यायप्रियता में विश्वास है। फिर वो कहते हैं जो भाषा है, जो कार्य है, वो कांग्रेस के गरिमापूर्ण और संयमपूर्ण होने चाहिए, जिससे उग्रता, बल प्रयोग और विद्रोह को कोई स्थान नहीं था। ऐसे में वो अपनी जो साधन है उन साधनों में प्रार्थना पत्र भेजना मुख्य रखते थे, सरकार के नाम अपील जारी करते थे, प्रस्ताव पास करने का कार्य करते थे, इंग्लैंड में प्रतिनिधि मंडल भेजने का काम करते थे। इस कार्य पद्धति के कारण ही उन्हें नरमपंथी, अनुग्रहवादी और उदारवादी कहा गया है। वे क्रमिक सुधार में विश्वास करते थे, स्वराज्य में विश्वास नहीं करते थे। वे अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की बात नहीं करते थे, अंग्रेजों का और भारतीयों का समन्वय करना चाहते थे, भारत के विकास में उनकी भूमिका को स्वीकार करते थे। वे हमेशा मांग करते थे तो ये कहते थे कि क्या संभव है और क्या संभव नहीं है, इस बात का ध्यान रखते हुए हमें डिमांड्स की जानी चाहिए। 1888 में कांग्रेस की जो स्थापना का कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था, उस अधिवेशन में उन्होंने स्वायत्त शासन की मांग की। लॉर्ड डफरिन ने इस मांग का मजाक उड़ाया, परंतु एक अत्यंत सूक्ष्म समुदाय का प्रतिनिधि कांग्रेस को बताया। फिर भी हम कह सकते हैं कि सरकार का इनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रहा और उदारवादियों का जो है देश के नागरिकों की बुद्धि, नागरिकों का ज्ञान और नागरिकों के हित में कार्य करने वाले लोग थे ये। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अशिक्षित जनता की आवाज़ जो है उदारवादी हैं। और इतना ही नहीं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव डालने का कार्य उदारवादियों ने किया है और उदारवाद की जो महत्वपूर्ण हम योगदान है उसे नकार नहीं सकते, क्योंकि उसी कांग्रेस के मंच के तले भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसी समय कुछ ऐसी अभूतपूर्व घटनाएं घटी जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का जो सैद्धांतिक पक्ष है उसमें उग्रवादी पक्ष को जोर देने के लिए या विकसित होने में सहयोग प्रदान किया। पर हम यहाँ अगर देखें तो जो उदारवादी है उससे उग्रवादी का चरण जो है वो आंदोलन में तीव्र होता है, ऊंची आकांक्षाएं रखता है। और ऊंची आकांक्षाएं रखने के लिए आंदोलन में जो है जो आंदोलन है, चाहे वो उदारवादी आंदोलन हो, चाहे वो उग्रवादी आंदोलन हो, चाहे वो गांधीवादी आंदोलन रहे हों, चाहे वो सांप्रदायिक जिन्ना और मुस्लिम लीग के आंदोलन क्यों ना रहे हों, सब आंदोलनों ने भारत के राष्ट्रीय इतिहास पर एक चिन्ह छोड़ा है, स्थायी छाप छोड़ी है, इसका सूत्रपात किया है और उसका विश्लेषण आज भी आवश्यक दिखाई देता है। 1887 से 1905 के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने उग्रवादी आंदोलन को जन्म दिया है। उन घटनाओं की अगर हम बात करें संक्षेप में तो वे घटनाएं थी, जैसे हम कहें महाराष्ट्र में चापेकर जो बंधु थे उन्हें मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी। बालकृष्ण और दामोदर चापेकर बंधु थे, उन्हें मृत्युदंड दिया गया। लॉर्ड कर्जन की दमनात्मक नीति संचालित होने लगी। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार होने लगा। बंगाल का विभाजन कर दिया गया 1905 में। और इतना ही नहीं, विश्वव्यापी जो घटनाएं हैं, जैसे जापान ने रूस को हरा दिया, ऐसी घटनाओं ने भी भारतीय जनता को उद्वेलित किया, आंदोलित किया, प्रेरित किया। और उसी समय जो उनका नेतृत्व था, भारत का नेतृत्व करने वाला, वो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और पांडिचेरी में जो आश्रम तक बसा लेते हैं बाद में जाके और राष्ट्र की आज़ादी में योगदान देते हैं, महर्षि अरविंद घोष जैसे लोगों ने इसका अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहली बार स्वराज्य की मांग उठाई गई और वो जो मांग है बाल गंगाधर तिलक उठाते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन के मंच के नीचे 1906 में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन में स्वराज्य की मांग को उठाना उनका मूलभूत उद्देश्य रहा। और उठाई ही नहीं गई बल्कि स्वदेशी, स्वराज्य, राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को भी सम्मिलित किया गया और 1907 में जाकर कांग्रेस में फूट डल जाती है और कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। फूट के पीछे अगर महत्वपूर्ण कारण कोई देखें तो वो ये था कि जो उग्रवादी लोग थे कांग्रेस में, वो जो ग्रुप था वो राम
लाला लाजपत राय को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे और दूसरी ओर उदारवादी जो थे राम बिहारी घोष को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसी बीच तनातनी हो गई और उनके मध्य लाठी बाटा जंग तक हुआ और कांग्रेस में से एक संख्या में छोटी संख्या का था वो उग्रवादी थे, उनको अलग होना पड़ा और कांग्रेस में अलग होते ही कांग्रेस पर ब्रिटिश सरकार का दमन भी चालू हो गया, उग्रवाद को दबाने का भी काम किया। अब उग्रवाद की भी अगर हम विचारधारा की बात करें तो ये उग्रवादी विचारधारा भी दो तत्वों में विभाजित, दो आइडियोलॉजी में सैद्धांतिक रूप से दिखाई देती है। एक अहिंसक उग्रवादी जिसमें बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, विपिन चंद्र पाल हैं। दूसरी ओर हिंसक उग्रवादी जिसे लोग आतंकवादी कहते हैं, जिसमें सरदार भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, तात्या टोप चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग गुरु देव हैं, इन लोगों को माना जाता है। तो यहाँ पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य बनाया गया, परंतु उग्रवादियों के पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य का अर्थ है देश की जनता का शासन अपने हाथ में आए, यही उनका होम रूल है, यही उनका पूर्ण स्वराज्य है। अब इस स्वराज्य की अगर हम बात करें तो इनकी आइडियोलॉजी की अगर देखते हैं तो आइडियोलॉजी डिफरेंट आइडियोलॉजी में दिखाई देती है। जहाँ अंग्रेजों के प्रति विश्वास रखती है उदारवादी, यहाँ उग्रवादी ये कहते हैं कि ब्रिटेन का और भारतीयों का हित ही विरोधी है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों का लक्ष्य डिफरेंट है। भारतीय की जो राष्ट्रीयता है उस राष्ट्रीयता को विकसित करने में उग्रवादियों ने जो है भारत की आध्यात्मिक धरोहर को स्वीकार किया है, कृष्ण को भारत की आत्मा माना है, प्राचीन भारतीय जो गौरव है, अतीत है, उसको वो अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। जैसे चंद्रगुप्त का शासन है, चाणक्य है, शिवाजी हैं, लक्ष्मीबाई हैं, और उन्हीं के आधार पर वो अपना नया नूतन आइडियोलॉजी को गढ़ के भारत की जागृति का कार्य करते हैं। जैसे पुनर्जागरण होता है, आम नवयुवकों तक उनका प्रभाव स्थापित होता है, उनकी नीतियां और कार्यक्रम जो हैं वो थोड़े से उग्र दिखाई देते हैं, उन्हीं के आधार पर उनका नाम उग्रवादी कहा गया है। उनके कार्यक्रम और गतिविधियों की अगर हम बात करें तो पहला कार्य तो वो कहते हैं विदेशी का बहिष्कार किया जाए, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे उनकी नौकरियां हो। तो एक और बहिष्कार की बात करते हैं, दूसरी ओर वो कहते हैं कि स्वदेशी का प्रयोग किया जाए जिससे आत्मनिर्भरता आए, स्वाभिमान की जागृति हो, त्याग की भावना का विकास हो। इसलिए स्वदेशी आंदोलन को वो जरूरी मानते हैं और उसकी बात करते हैं, उसका प्रचार प्रसार। राष्ट्रीय शिक्षा की बात करते हैं, उसके पीछे उनका जो लक्ष्य है वो ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा जो है वो मानव में, देश के नागरिकों में राष्ट्र के प्रति चेतना और जागृति और लगाव उत्पन्न करेगा और प्राचीन भारतीय जो संस्कृति है उसका बोध कराएगा। इसलिए शिक्षा भी राष्ट्रीय होनी चाहिए। ऐसे उनके जो साधन हैं, अभी मैंने कहा था कि दो प्रकार के हैं, एक है जो उग्रवादी है, जो हिंसात्मक नहीं है परंतु अहिंसात्मक उग्रवादी दिखाई देते हैं। तो इनका जो आंदोलन का माध्यम है वो स्वदेशी का प्रयोग तो करेंगे पर शांतिपूर्ण विद्रोह और असहयोग के माध्यम से कार्य करेंगे। इनका विद्रोह शांतिपूर्ण है, असहयोग है, और यही जो असहयोग शांतिपूर्ण है उसके बाद भी देश की जनता इतनी जागृत हो जाती है कि वैलेंटाइन सिरोल जैसे ये कहते हैं कि तिलक पहले व्यक्ति थे भारत में जिन्होंने हत्या को प्रोत्साहन देने वाले वातावरण का निर्माण किया। ये आरोप लगाते हैं वो लोग, परंतु तिलक हिंसावादी नहीं है, उन्होंने देश को कभी हिंसा की ओर प्रेरित नहीं किया। उनकी नीति दबाव डालकर अधिकारों की प्राप्ति करने की रही है, उनकी नीति कभी भी युद्ध और हिंसा की नीति नहीं रही है। 1907 में तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया, लाला लाजपत राय को मांडले जेल भेज दिया गया, इस प्रकार से आंदोलन रुक गया। बाद में होम रूल आंदोलन चला श्रीमती एनी बेसेंट के माध्यम से सहयोग करके, और बाद में जाके कांग्रेस 1916 में एक हो जाती है। अब अगर हम इनके आंदोलन की बात करें, इनके विश्लेषण की बात करें संक्षेप में, तो हम ये कहेंगे कि जो उदारवादी आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी के परिणाम स्वरूप जो साम्राज्यवादी सत्ता के शासक हैं उनकी त्रुटियों को उजागर करने का काम उदारवाद ने किया। आर्थिक और राजनीतिक प्रश्न उठाए भारत के, और भारतीय में राष्ट्रीय चेतना की भावना को जागृत और मजबूत करने में योगदान दिया। समाज सुधार के व्यापक कार्यक्रम उन्होंने हाथ में लिए और उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए समाज की एकता पर बल दिया, जनता के समक्ष वो रखा। विधानसभाओं में उन्होंने सुधार के मसविदे बनाकर रखे और स्वाधीनता आंदोलन की नींव रखने का कार्य किया। इसलिए इनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है, इनके योगदान को कम नहीं किया जा सकता है। देखा जाए तो ये भी अपने आप में चाहे कहने के लिए उदारवादी हो, परंतु जिस समय ब्रिटिश सरकार के शासन, सत्ता और शक्ति इतनी तीव्र गति में हो, उस समय उनकी आलोचना, उनके
मंच पर करना ये अपने आप में एक हिम्मत का काम था, एक बहुत बड़ा काम था। और अगर वो ऐसा उन उदारवाद के साथ नहीं करते तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कभी भी कुचल दिया जाता, और उसी की नींव पर एक अंकुरा बनता है, उग्रवादी आंदोलन सामने आता है, गांधीवादी आंदोलन आता है, भारत की आज़ादी मुख्य हो जाती है। अब उग्रवादियों के आंदोलन के विश्लेषण की अगर हम बात करें, उनके योगदान की बात करें, तो उन्होंने देश में देशभक्ति पैदा करने में सबसे बड़ा अहम योगदान दिया। स्वराज्य, भारत माता, राष्ट्रभाषा, वंदे मातरम, ऐसे जो शब्द हैं, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, तिलक का नारा है। इस प्रकार से वो पूरे भारत को जागृत कर देते हैं। और जो एक कांग्रेस बुद्धिजीवी वर्ग तक सीमित थी, उस बुद्धिजीवी वर्ग के बजाय वो कृषकों को, वो है जो मजदूरों को, वो देश के सामान्य नागरिकों को जागृत कर देते हैं, चेतना ला देते हैं। और राष्ट्र विकास में योगदान के साथ साथ वो इतना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, वो सरकार के प्रति अपनी नीतियाँ नहीं देते, सरकार से बात नहीं करते, वो जनता को जागृत करते हैं और अपनी बात जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं कि जनता जिस दिन उठकर खड़ी हो जाएगी, अपने आप राष्ट्र आज़ाद हो जाएगा। उन्होंने बहिष्कार जो किया, उस बहिष्कार के पीछे साहस की नीति है, स्वदेशी की नीति है, आत्मविश्वास के बीजारोपण की नीति का कार्य है। सही अर्थों में देखा जाए तो उग्रवादियों ने जो है जन आंदोलन बनाने में काम किया, वह पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिस पृष्ठभूमि पर महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन हो सका और जिसने भारत को आज़ादी दिलाई। सरकार के स्थान पर वे जनता से बात करते हैं और उनकी जो नीति है अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए बलिदान की नीति है, साहस की नीति है, स्वयं प्रेरणा की नीति है, स्वावलंबन की नीति है। उनकी नीति भिक्षावृत्ति की नीति नहीं है, उनकी नीति दूसरे लोगों में विश्वास की नीति है, अपने आप पर विश्वास की नीति है। इसलिए ये दो जो विचारधाराएं हैं जिनमें सैद्धांतिक मतभेद है, एक उदारवादी नरमपंथी विचारधारा है, एक उग्रवादी जो है विचारधारा है। तीसरी ओर हम सांप्रदायिक विचारधारा के, इससे पहले वाले वीडियो में बात की कि मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और मुस्लिम लीग एक संप्रदायवादी जो एक संप्रदाय विशेष के हितों की बात करता है, राष्ट्रहित की बात नहीं करते, राष्ट्रहित को तोड़ने की बात करता है। और मोहम्मद अली जिन्ना और सैयद अहमद इकबाल, इनके आधार पर एक शून्य में से पाकिस्तान प्राप्त कर लिया जाता है और भारत का विभाजन हो जाता है। तो ये सांप्रदायिक विचारधारा की नीति है जिसको अंग्रेज़ों ने प्रत्यय भी दिया और अंग्रेज़ों ने उसके प्रति अपना लगाव भी प्रतिबिंबित किया। और अंग्रेज़ों के मन में कहीं न कहीं ये बात भी शायद दिखाई देती है कि हमने इनसे शासन लिया था, इसलिए इन्हें इनका शासन सौंप देना चाहिए। और उसने भारतीय राष्ट्रीय एकता को विखंडित करने का कार्य किया है। और चौथी जो आइडियोलॉजिकल विचारधारा है वो गांधीवादी विचारधारा है। और गांधीवादी विचारधारा को अगर हम देखें तो ये जो दोनों विचारधाराएं हैं, इन दोनों विचारधाराओं के लक्ष्य और साधनों का गांधी संश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करते हैं और एक नूतन पद्धति जो प्राचीन भारतीय चिंतन की होते हुए भी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में लागू हो सकती है, जो प्रासंगिक है। तत्कालीन परिस्थिति में ब्रिटिश सरकार का हम शस्त्रों से विरोध करके उन्हें नहीं हरा सकते थे, इसलिए गांधी ने अहिंसक नीति को, सत्य और अहिंसा की नीति को, वैचारिक नीति को अपनाया। और उसके साधन तो जो हैं वो उग्रवादी साधन है, स्वदेशी, स्वशिक्षा, बहिष्कार, असहयोग आंदोलन, ये तो उग्रवादी हैं नीतियाँ और साधन के रूप में देखें तो। और उनकी जो तीव्रता है और उनका जो लक्ष्य है वो उदारवादी हैं कि अंग्रेज़ों से घृणा मत करो, अंग्रेजी से घृणा करो। अंग्रेज जो हैं वो बुरे नहीं हैं, व्यक्ति बुरा नहीं है, उसके कार्य बुरे हैं। और बुरे कार्यों को बदल दिया जाए, बुरे कार्यों के स्थान पर सही कर दिया जाए तो राष्ट्र का विकास हो सकता है, जनता का विकास हो सकता है। व्यक्ति व्यक्ति का विरोधी नहीं हो सकता, बल्कि व्यक्ति व्यक्ति का सहयोगी हो सकता है। सहयोग पर ही सृष्टि का निर्माण निर्भर करता है, सहयोग पर ही शांति निर्भर करती है, सहयोग पर ही विकास निर्भर करता है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ये विविध विचारधाराएं एक मंच प्राप्त करती है कांग्रेस का, और कांग्रेस के मंच से ही चलती है, जिसमें समाजवादी मंच भी आगे आ जाता है। लास्ट में जाकर समाजवाद का भी प्रवेश हो जाता है। और महात्मा गांधी के शिष्य जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो भी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होते हैं। राम मनोहर लोहिया भी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होते हैं। तो एम.एन. रॉय भी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होते हैं। तो कांग्रेस के अंदर ही एक समाजवादी ग्रुप बनता है
और वो समाजवादी नीतियों को, कृषकों की नीतियों को, मजदूरों की नीतियों को उठाता है और उनके माध्यम से राष्ट्र हित की प्रेरणा और कार्य करने का कष्ट करता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ये विविध जो विचारधाराएं हैं, आइडियोलॉजीज हैं, इनके बारे में हमने जानने का संक्षिप्त प्रयास किया है। आगे हम इसके बारे में हम लेख, जिसको हम कहते हैं नोट्स के रूप में आपको भेजा जा रहा है, उसे पढ़ें। धन्यवाद।